गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, GSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर 5th का पार्ट डी देखेंगे। इसके पहले हम इसी चैप्टर का पार्ट A, B, C अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट डी में हम कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या होता है, मीन्स सेल ऑर्गेनेल के पार्ट को हम 1 by 1 अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल होता क्या है, यानी कोशिकांग होता क्या है। तो ओके, तो कोशिकांग क्या होता है? जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती है। अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग या अंगक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर जो है अलग अलग अंग में डिवाइड है और उनका अलग अलग कार्य है। जैसे कि सुनने का अंग, हम सुनने का जो कार्य करते हैं वो अलग अंग से करते हैं, और खाना खाने का कार्य जो करते हैं उनका अलग अंग है, और बोलने का अलग अंग है, चलने का अलग, मीन्स सबका एक अलग अलग अंग है, अलग अलग पार्ट डिवाइड है। इसी तरह कोशिका में भी उनके विशिष्ट कार्य करने के लिए उनकी एक संरचनाएं हैं, उनकी एक बनावट है, और उसी संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग या अंगक या सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। ओके, तो जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ति गृह, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना एक अलग कार्य है। तो सब कोशिका में भी अपना अलग अलग बनावट होती है, संरचनाएं होती हैं। तो उनका भी मतलब उसी के विशिष्ट, मतलब उसी के अनुरूप वो अपना एक विशिष्ट कार्य करती है। उसी को हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल में हमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे कि अंतःद्रव्य जालिका हो गया, गाल्जी उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। ओके, तो इन सब के बारे में हम 1 by 1 अध्ययन करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया? तो अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है वो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। जो अंतर्द्रव्यीय जालिका वो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। ओके, अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। जिस तरह प्लाज्मा झिल्ली का रचना होता है उसी के समान अंतर्द्रव्यीय जालिका भी होती है। हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। ओके, तो देखिए, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ओके, और दूसरा क्या है? SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अंतर्द्रव्यीय जालिका के 2 प्रकार है। अब हम इन प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ओके, इतना नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, जो RER होता है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। ओके, मतलब जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका होता है वो खुरदुरी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि उस पर क्या होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषित होता है। यानी राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना। ओके, RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार, जो RER जो होता है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य
भागों में भेज देता है, कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ओके, जो प्रोटीन बना होता है, जो RER मतलब राइबोसोम पे जो प्रोटीन बना होता है, तो वही RER जो होता है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये हमारा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। अब SER क्या होता है? SER वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है। SER जो होता है वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है और यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन। कुछ प्रोटीन मतलब ये जो SCR होता है कुछ प्रोटीन को भी बनाते हैं, वसा झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ओके, और कुछ अन्य जो होते हैं प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। ओके, तो विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। ओके, लेकिन सदैव क्या होता है? एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। ये हमारा RER और SER हुआ। तो RER का क्या कार्य है? मतलब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है? इस पे राइबोसोम लगे होते हैं इसलिए ये खुरदुरी दिखाई पड़ता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषण करने में मदद करता है और जब कभी कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ER के जरिए सभी कोशिका के उस पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। और SCR क्या करता है? ये वसा अथवा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए ER का कार्य क्या है? इसका कार्य यानी फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला कार्य क्या है? कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ओके, मतलब प्रोटीन का परिवहन करता है कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में। ओके, और दूसरा कार्य क्या है कि ER कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। मतलब कुछ कोशिका की जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है उसके लिए वो द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होगा। ओके, तो अब देखिए राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम यानी राइबोसोम किसे कहते हैं? तो राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। जो राइबोसोम होता है वो कोशिका के कहाँ होता है? कोशिका द्रव में स्थित होता है, जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, राइबोसोम क्या करता है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना। ये आनुवंशिक पदार्थ हो यानी DNA या RNA के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करती है। जो आनुवंशिक पदार्थ है DNA और RNA, इसको ये क्या करती है? प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करती है और ये ER के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पे होते हैं। ओके, इसके अलावा ये माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकांड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो राइबोसोम होता है एक संदेश धारक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी mRNA के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। ओके, जो राइबोसोम होता है वो mRNA यानी मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड के साथ वो क्या होता है? जुड़ा रहता है और उसमें क्या करता है? विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल को एक सही क्रमानुसार में लगाने का संदेश देता है। ओके, और एमिनो अम्ल क्या करता है? संदेशवाहक, जो एमिनो अम्ल संदेशवाहक mRNA होता है अणुओं के साथ संलग्न रहते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं mRNA के साथ संलग्न रहते हैं और इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है, लिपिड के उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है। और इस प्रकार क्या होता है? राइबोसोम तो बनाता ही है, राइबोसोम जो है प्रोटीन को संश्लेषित तो करता ही है, इसके साथ साथ वह लिपिड के
मतलब लिपिड के उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है। ओके। और राइबोसोम की खोज सबसे पहले जीव वैज्ञानिक जो थे जॉर्ज पायलट ने 1950 में किए थे। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। ओके, ये राइबोसोम के प्रकार है 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम जो होता है वो आकार में छोटा होता है और इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। ये आकार में छोटा होता है और इसका अवसादन गुणांक जो होता है 70S होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में। ओके। और जो 80S राइबोसोम होता है ये आकार में बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये उच्च विकसित पौधा एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती हैं जो एक साथ मिलकर प्रोटीन इकाई निर्माण की दिशा में काम करती है। ओके, नोट कर लीजिए। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। जो 70S होता है वो आकार में छोटा होता है और जो 80S होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। तो 70S जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब में पाया जाता है। और जो 80S होता है वो विशाल विकसित पौधों एवं जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं के कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके। अब देखिए तीसरा सेल ऑर्गेनेल क्या है? गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने की थी। ओके। और गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र है। झिल्ली युक्त मतलब पुटिकाओं यानी थैलियों की तरह एक क्या है? तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। जो मतलब झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र है वो क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से क्या होती है? सजी रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। ओके। और इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और जटिल कोशिकी झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ओके। और जो ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ संश्लेषित किया जाता है उसको कहाँ कैद किया जाता है? गोल्जी उपकरण में, गोल्जी बॉडी में कैद करके और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। ओके, ये सब कार्य करता है। और गोल्जी कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। ओके। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम को भी गोल्जी उपकरण के द्वारा ही बनाया जाता है। लाइसोसोम भी हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। तो अभी हम लाइसोसोम के बारे में अभी देखेंगे। ओके। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं उसको गोल्जी उपकरण में पैक कर दिया जाता है। गोल्जी बॉडी में पैक कर दिया जाता है, फिर उसे कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ओके। तो जैसे कि इसमें क्या शामिल हो गया? जैसे कि संचयन हो गया, पदार्थों का संचयन होना, फिर उसका रूपांतरण करना, फिर उसको बंद करना, ये सब गोल्जी उपकरण के कार्य हो गए। ओके। और गोल्जी उपकरण और क्या करता है? लाइसोसोम को भी बनाया जाता है गोल्जी उपकरण के द्वारा ही। ओके। अब देखिए जो चौथा सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है? लाइसोसोम है। ओके। लाइसोसोम तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। और RER जो होते हैं इन एंजाइमों को बनाते हैं, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इन्हीं एंजाइमों को बनाते हैं। ओके। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम क्या करता है? जो कोशिका में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको वो मतलब क्या करता है? अब उसको वो बाहर निकालता है, निष्कासित करता है। ओके।
ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। मतलब जितने भी बाहरी पदार्थ होते हैं और कोशिका के अंग जो होते हैं टूटे फूटे होते हैं उसका वो पाचन करता है और कोशिका को साफ करता है। ओके, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गया, भोजन हो गया, ओके, तथा क्या हो गया, भोजन हो गया तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। मतलब कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गया, भोजन हो गया, पुराने अंगक हो गया, लाइसोसोम में चले जाते हैं और लाइसोसोम क्या करता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ओके, मतलब ये अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करके कोशिका की क्या करता है, सफाई करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य यही है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। मतलब ये शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होने के कारण ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, पाचन करके कोशिका को साफ करता है। ओके, तो कोशिकीय उपापचय जो मेटाबॉलिज्म होती है में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइड पाउच ऑफ सेल कहते हैं। मतलब सुसाइड पाउच ऑफ सेल यानी आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। यानी सुसाइड पाउच ऑफ सेल क्या है, लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मतलब कि कोशिकीय उपापचय यानी जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में अगर कोई भी गड़बड़ी आई, कोई भी व्यवधान आया तो उसमें क्या होता है, इसके कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूटने फूटने लगती है। तो इसमें क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है, अपने आप को क्या करता है, फाड़ देता है, मतलब फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका, उसमें जो एंजाइम होती है, पाचनकारी एंजाइम होती है, अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। ओके, अपने ही कोशिका को पाचन कर देता है। इसीलिए हम कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मतलब लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए पांचवा क्या है, सेल ऑर्गेनेल माइटोकांड्रिया। क्या है, माइटोकांड्रिया। ओके, तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकांड्रिया को बिजली घर यानी शक्ति गृह कहते हैं ना, से कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, को माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। माइटोकांड्रिया के पास मतलब माइटोकांड्रिया जो होती है दोहरी झिल्ली से बनी होती है। एक बाहरी झिल्ली होती है और एक भीतरी झिल्ली। तो बाहरी झिल्ली जो होती है छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली जो होती है बहुत अधिक वलित होता है, मतलब एक दूसरे से जैसे कुंडलित होता है। ओके, और ये वलय जो वलित होता है, ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। यानी एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जो मतलब वलय जो होती है एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। उस क्षेत्र को बड़ा बनाएगी ताकि एटीपी जो है अधिक मात्रा में बने। ओके, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो एटीपी कोशिका की क्या है, ऊर्जा है। मतलब एटीपी से ही कोशिका को ऊर्जा मिलती है। ओके, एक तरह से भोजन है, एक तरह से ओके भोजन का रूप है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो जो कोशिका जो है एटीपी का निर्माण करती है, तो एटीपी से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो जो शरीर मतलब जीवों का जो शरीर है रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य मतलब इतने मतलब क्या है, जीव जो है कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर प्रोसेस चलती रहती है। तो उन प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, जो एटीपी में संचित ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, उसी का वो उपयोग करते रहते हैं। ओके, अगर हम कंटिन्यू काम करते रहें तो एक चांस है, मतलब एक बार ऐसा होता है कि हमें थकावट महसूस होने लगती है। ओके, क्योंकि
हमारे अंदर जो एनर्जी थी वो लॉस हो गई होती है, ख़त्म हो गई होती है, तो हमें फिर से एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो फिर वो क्या होता है, मान लीजिए वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, फिर हम हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर हम उस काम को करने योग्य हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही वो एटीपी के रूप में संचित रहता है और सभी जीव क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, ऊर्जा उस मतलब एटीपी जो है में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, किस लिए, यांत्रिक कार्य को करने के लिए, अपने सभी प्रोसेस को करने के लिए। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो जो है बहुत ही मतलब एक आश्चर्यजनक अंगक है क्योंकि इसमें क्या होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं ही बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम होता है तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषित करना, तो इसलिए अपना कुछ प्रोटीन अपने से भी बना लेते हैं। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए छठवां क्या है, सेल ऑर्गेनेल, प्लास्टिड। ओके, तो प्लास्टिड केवल क्या होता है, पादप कोशिका में स्थित होते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंगीन प्लास्टिड होता है और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जैसे पादपों के किस पार्ट में पाए जाए, जैसे फ्लावर हो गया, इन सब में, क्योंकि फ्लावर जो रंगीन होते हैं। ओके, और जो ल्यूकोप्लास्ट हो गया वो पादपों की जड़ों में पाया जाता है क्योंकि वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। ओके, तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट किसमें, पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्तियों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, रंगीन होता है, पादपों के किसमें, फूलों में हो गया, पत्तियों में, इन सब में पाया जाता है। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ही क्या करते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। ओके, जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं, ये प्राथमिक रूप से इसमें स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया जैसे पदार्थ इसमें संचित होते हैं। ओके, और क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी रचना होती है, बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, 1 बाय 1 एक परत होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। ओके, और प्लास्टिड जो होता है बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की रचना होती है उसी तरह इसका भी होता है, मीन्स प्लास्टिड का भी। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए सातवां सेल ऑर्गेनेल क्या है, रसधानियाँ यानी वैक्यूल। तो रसधानियाँ जो होती है ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। ठोस अथवा तरल पदार्थ की एक संग्राहक क्या होती है, थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती है, छोटी होती है। जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटी होती है और पादप कोशिका में रसधानियाँ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का क्या होता है, 50% से 90% तक होता है। मतलब कुछ पौधों की जो कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप होती है वो कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक हो जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में ये क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ओके, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। जो पादप कोशिकाओं की जो राजधानियाँ होती हैं, वैक्यूल होती है, उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाएं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ये कोशिकाओं को क्या करती है, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। इसका कार्य ये हो गया कि ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं, जैसे पादप कोशिकाओं में। ओके,
पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। मतलब पौधों के लिए आवश्यक, पौधों को जो आवश्यक पदार्थ है, पदार्थों की ज़रूरत होती है पौधों को, तो वो क्या है, अधिक बहुत से पदार्थ जो होते हैं वो राजधानी में इकट्ठा होते हैं, ओके, स्थित होते हैं। और ये एमिनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, राजधानियों में स्थित होते हैं, ओके। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानी अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा हो गया, तो राजधानियाँ क्या करती है, जैसे कि अवशिष्ट जल हो गया, पदार्थ हो गया, उन सबको वो बाहर निकालने का भी कार्य करती है। तो ये हमारा राजधानियों का कार्य हो गया, ओके। तो ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। तो ये क्या है, एक वलय है भीतरी, इसमें दो झिल्लियाँ होती है ना, एक भीतरी होता है और एक क्या होता है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन। इसमें दो तरह की झिल्ली होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ओके। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो वलित होती है, ओके, कुंडलित होती है। और ये क्या है, ये क्रिस्टी है, ओके। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का पार्ट ई देखेंगे। पार्ट ई में हम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।